हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी स्टॉपर और मैं हूँ रुचिता। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग इस टॉपिक को कवर किया था। तो ये उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन है जहाँ पे हम ये बाकी सारी जो टॉपिक्स हैं इनको कवर करेंगे, क्योंकि उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई थी पिछले वीडियो की। तो मैंने सोचा कि बाकी की जो टॉपिक्स हैं उनके लिए हम सेपरेट वीडियो बना लेते हैं। तो इस वीडियो में हम रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या हो सकते हैं टीचिंग में। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक जनरल प्रिंसिपल्स एंड द अदर वन इज साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहला है मोटिवेशन। तो जो हमारी टीचिंग है वो बिल्कुल मोटिवेशन से भरी हुई होनी चाहिए, क्योंकि जो टीचर होते हैं वो सबसे बड़े मोटिवेटर भी होते हैं हमारे। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में सबसे बड़ा रोल अगर कोई प्ले करता है तो वो टीचर होता है कि वो सब्जेक्ट किस तरीके से हमें पढ़ा रहे हैं, राइट। तो हमारी टीचिंग में मोटिवेशन ज़रूर होना चाहिए। सेकंड है एक्टिविटी। जब भी हम पढ़ाएं तो उसके अंदर कोई ना कोई एक्टिविटी हमें इंक्लूड करनी चाहिए। जैसे हमने इसके पहले पढ़ा था, फ्री विल का नाम आपने पढ़ा था, राइट। तो फ्री विल ने हमें ये कॉन्सेप्ट दिया है लर्निंग बाय डूइंग। आप लर्न कब कर सकते हैं? जब आप कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तीसरा है इंटरेस्ट। टीचिंग के हिसाब से ही आपके अंदर किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप होता है ना। ये हमने पहले भी एक डिस्कशन किया था जहाँ पे हमने देखा था क्या कभी कभार हमारे लिए कोई सब्जेक्ट बहुत ही वीक होता है क्योंकि हमें उसके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं आता, लेकिन किसी टीचर के पढ़ाने से हमारे अंदर उस सब्जेक्ट के लिए वो इंटरेस्ट जाग उठता है और फिर हम उस सब्जेक्ट में अच्छे होते चले जाते हैं। तो हमारी टीचिंग में बिल्कुल इस तरीके का एलिमेंट होना चाहिए जहाँ पे लर्नर को उसमें इंटरेस्ट पैदा हो सके। लिंकिंग विद लाइफ, ऑफ कोर्स जो टीचिंग है वो आपकी कैसी होनी चाहिए जहाँ पे आप प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक करके अपनी चीज़ों को पढ़ा रहे हैं। प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए। खाली किताबी बातें आप कितनी करेंगे और कब तक करेंगे, है ना। उन किताबों का तब तक मतलब ही नहीं है जब तक कि आप उसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई ना कर पाएँ। तो आखिर हम पढ़ते हैं क्यों? ताकि हम हमारी लाइफ को सुधार सकें, ताकि हम उन चीज़ों को हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी बढ़ा सकें, राइट। तो किसी भी प्रकार की टीचिंग हो, किसी भी प्रकार का कोई भी आपको कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा हो, उसका कुछ ना कुछ एलिमेंट हमारी लाइफ से लिंक्ड होता ही होता है। डेफिनेट एम। देखिए, टीचिंग हमेशा एक एम के लिए होती ही है ना। हम और आप जुड़े हैं तो हमारा एम है कि हम NTA UGC नेट एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ, इसका सिलेबस ख़त्म करें और बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम में हम परफॉर्म करके आए। तो एक डेफिनेट एम होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें हमेशा लर्नर्स के अंदर वो मोटिवेशन को जगा के रखना है। ऑलराइट। सिलेक्शन, यहाँ पे हम किस चीज़ की सिलेक्शन की बात कर रहे हैं? कंटेंट की। जो हमारा कंटेंट है उसका सिलेक्शन बहुत ही सोच समझ के होना चाहिए। जितना ज़रूरी है उतना होना चाहिए, अदरवाइज़ सिखाने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, है ना। बुक्स की बुक्स भरी पड़ी हुई है, आप कोई भी उठा लीजिए और उसमें आपको अनगिनत कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन हमें ये समझ होनी चाहिए कि हमारी एग्ज़ाम में क्या इम्पॉर्टेंट है और कितना पढ़ना हमारे लिए सही रहेगा। प्लानिंग, आपने कंटेंट सिलेक्ट कर लिया, अब आपको प्लान करना है कि किस तरीके से क्या उसका सीक्वेंस होगा, कौन से मीडियम से पढ़ाया जाएगा। डिवीज़न, डिवीज़न का मतलब है जो आपका पूरा सब्जेक्ट मैटर है उसको आप किस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। देखिए, अब हम भी जब ये PPT प्रिपेयर कर रहे हैं, जब मैंने ये PPT प्रिपेयर की है तो मैंने उसका एक सीक्वेंस सोच रखा है ना, कि पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, बेसिक्स को समझेंगे, फिर हम मैक्सिम्स या प्रिंसिपल्स पे आएंगे और फिर धीरे धीरे हायर कॉन्सेप्ट्स की ओर बढ़ेंगे। अगर मैं शुरू में ही आपको डेल्स कोन ऑफ क्लासिफिकेशन समझाने लगूँ या बड़े बड़े कॉन्सेप्ट समझाने लगूँ तो आपको डायरेक्टली वो समझ ही नहीं आएगा, है ना। तो एक लॉजिकल सीक्वेंस होना बहुत ज़रूरी है। जो सब्जेक्ट मैटर है उसका डिवीज़न प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। रिवीजन, पूरा जो कोर्स है उसमें रिवीजन को इन्वॉल्व करना तो बहुत ज़रूरी है। देखिए, सिखाना तो एक पार्ट है, आपने सिखा दिया, आपका काम ख़त्म हो गया, लेकिन जो रिवीजन है वो तो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस है। रिवीजन के बिना तो कुछ पॉसिबल नहीं है ना। तो ये रिवीजन भी हम करेंगे तो पूरे कोर्स में आपका रिवीजन भी इन्वॉल्व होना चाहिए। ये नहीं कि आपने बस पढ़ा दिया और आप पीछे हट गए,
है ना। बस देखिए हमने तो पढ़ा दिया, एमसीक्यूज़ भी दे दिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दे दिए, अब आप अपने आप करिए। देखिए आप लर्नर्स के साथ इन्वॉल्व हैं, मोटिवेटर हैं, तो आपको उनके साथ एंड मोमेंट तक बने रहना है। तो आपको भी रिवीजन उन्हें करवाना है, वो तो करेंगे ही, लेकिन आपको भी उनके साथ साथ उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होना है, तो रिवीजन तो आपको करवाना पड़ेगा। क्रिएशन एंड रिक्रिएशन, देखिए इसका मतलब क्या है। देखिए पढ़ाई और पढ़ाई सिर्फ यही नहीं होता है ना। आपने कंटेंट क्रिएट कर दिया उनके लिए, आपने उनको पढ़ा दिया, अब आपको उन्हें कुछ ऐसे तरीके भी बताने चाहिए जिससे वो ये जो पढ़ी हुई ये चीज़ें उनको रिक्रिएट कैसे कर सकते हैं, या जो उनकी खामियां हैं उनकी लर्निंग प्रोसेस में वो उनको कैसे फुलफ़िल कर सकती हैं। तो आपको ये भी उन्हें समझाना चाहिए अपने लर्नर्स को। डेमोक्रेटिक डीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए कई बार क्या होता है, स्पेशली जो हायर स्टडीज़ में ये होता है जहाँ पे लर्नर्स बहुत परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर भी होते हैं, और वो अपने लॉजिक के द्वारा आपको कुछ प्रश्न करते हैं, आपकी टीचिंग पे ही शायद सवाल उठा दें। तो आप उसको किस तरीके से डील करेंगे, तो आपको उसे डेमोक्रेटिक तरीके से डील करना है, जहाँ पे आपको ये नहीं बोलना है कि देखो मैं टीचर हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, आपको वही मानना है, ठीक है। तो ये आज के ज़माने में चलेगा ही नहीं। आपको उन्हें डेमोक्रेटिक तरीके से उनकी बात सुननी है, उनकी क्या क्वेरी है, क्या सोच के लर्नर ने ये सवाल पूछा होगा, तो आपको उसी तरीके से उन्हें डील करना है, ठीक है। दैट इज़ डेमोक्रेटिक डीलिंग, जहाँ पे वो आपको क्वेश्चन कर सके और आप उनके इस क्वेरी को सॉल्व कर सके। रिकग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो आपको ये डिफरेंसेस को भी बहुत ध्यान में रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक टीचर के लिए। आपको बच्चों को कभी भी ये फील नहीं होने देना चाहिए कि कोई किसी से पीछे है या कोई किसी से आगे है। ये बचपन में उनके अंदर बहुत ही नेगेटिविटी क्रिएट कर सकता है, ठीक है। आपको ये समझना है कि किसी बच्चे की ग्रास्पिंग पावर बहुत ज़्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है। तो जिसकी कम है हमें उसे ऐसा एहसास नहीं दिलाना चाहिए कि वो दूसरों से पीछे है, बल्कि हमें उसका साथ देना चाहिए और उसकी वो ग्रास्पिंग पावर को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आपको ध्यान में रखना है। ये एक सेपरेट टॉपिक है इनफैक्ट, और हम आगे इसको डीपली पढ़ेंगे। ऑलराइट, अब हम देखते हैं साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। पहले तो हमने जनरली देख लिया कि ये चीज़ें होनी चाहिए। अब साइकोलॉजिकली आप किस तरीके से लर्नर्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं। देखिए मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, है ना। जब आप उन्हें समय समय पे मोटिवेट करते रहेंगे, उनका इंटरेस्ट बनाए रखेंगे, तब आपकी टीचिंग और इफ़ेक्टिव होगी। रिक्रिएशन, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, रिक्रिएशन का मतलब यहाँ पे ये है कि आप साइकोलॉजिकली बच्चों को थोड़ा आराम भी दें। आप अगर 24 घंटे उनके अंदर यही फोर्स करते रहेंगे, उनके दिमाग पे ये प्रेशर डालते रहेंगे कि नहीं भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो, तुम खाली क्यों बैठे हो, पढ़ो, तो इससे तो बेचारा बच्चा है ना, उसका दिमाग ब्लॉक हो जाएगा और वो डीमोटिवेटेड फील करने लगेगा। तो आप बच्चों को पूरी छूट दीजिए कि अगर उन्हें दिन में 1 घंटा कुछ और देखने का मन करता है, कोई कॉमेडी स्केचेस देख लिए या कोई मूवी देख ली, तो उसके लिए भी टाइम होना चाहिए। थोड़ा टाइम फैमिली के साथ स्पेंड कर लिया, कोई गेम खेल ली, ये रिक्रिएशन की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो 24 घंटे से पढ़ाई नहीं होती है, बच्चा हर चीज़ कर सके इस तरीके का उसका पूरा दिनचर्या होना चाहिए। रेपिटेशन एंड एक्सरसाइज, तो यहाँ पे हम जो पढ़ाई की है लर्नर ने, उसकी रेपिटेशन और एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स कर लिए, ऑलराइट। जब हम इन चीज़ों को फिर रिवाइज़ करेंगे, कुछ मैराथन सेशंस लाएंगे और हम फिर जब MCQ सॉल्व करेंगे, तब आपकी रेपिटेशन और एक्सरसाइज सही मायने में हो जाएगी। तो आपको एज अ टीचर इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। एनकरेजिंग क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप बच्चों को बोलने की छूट देंगे, जब आप उनको अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका देंगे, तब वो खुलेंगे और उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, है ना। जब वो अपनी बात सही तरीके से रख पाएंगे। देखिए अगर क्लास में आप एक डर इस तरीके का पैदा करेंगे कि जो बच्चा बेचारा कुछ थोड़ा बहुत गलत पूछ जाए और आप उसका मजाक बना देंगे, तो फिर अगले लेक्चर में क्या होगा ना, वो कुछ मतलब वो जीवन भर के लिए उसके लिए वो एक चीज़ एक हर्डल बन जाएगी जहाँ पे वो अपनी बात को रख ही नहीं पाएगा। तो चाहे सही हो थोड़ी गलत भी हो, तो उसमें क्या हो गया, आप उसे एक मौका दीजिए ताकि वो अपनी बात को रख पाने का कॉन्फिडेंस पैदा कर सके, ठीक है।
और क्रिएटिविटी, कभी कभार बच्चा कुछ और बना देता है ना, कोई डेफिनेशन होगा उसको वो शायद कोई और रूप दे देता है, तो हम उसको डांटने लगते हैं कि अरे ये तूने क्या डेफिनेशन दी है, ऐसे थोड़ी होता है, इसको इसी तरीके से बोलना है। तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा हैमरिंग तरीके से नहीं बोलनी चाहिए, बच्चों को उनके अंदर की क्रिएटिविटी को बाहर लाने देना चाहिए। जैसे द स्काई इज़ पिंक, राइट, वो जो बच्ची थी उसमें पिंक कलर का स्काई बनाना था उसको, तो उसने बनाया। तो आप एक फ्रेम में बच्चों को मत बांधिए, उनकी क्रिएटिविटी को बिल्कुल उभरने दीजिए। ऑलराइट, सिंपैथी एंड कोऑपरेशन, ये भी ज़रूरी है। आपको एम्पैथी और सिंपैथी दोनों होनी चाहिए बच्चों के साथ, और उन्हें कोऑपरेट करना चाहिए। ठीक है, पेरेंट्स के बाद अगर कोई बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो वो टीचर्स ही होते हैं, क्योंकि टीचर्स जो है बच्चों का एक अलग साइड उनके स्कूल में देखते हैं, है ना। जब लर्निंग करते हैं तो टीचर्स को उनका एक अलग एंगल देखने को मिलता है, तो इसीलिए टीचर्स का कोऑपरेशन और सिंपैथी बच्चों के साथ होनी चाहिए। इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू सेंसेस, यस, उनके सेंसेस को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, सेंसेस को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो सही चीज़ को सही तरीके से समझ पाएँ। रीइंफोर्समेंट, हमारा सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है हमारे यानी टीचर्स का, कि हम बच्चों से वो चीज़ रीइंफोर्स करा सके, मतलब हमने जो पढ़ाया है वो उनसे हम एक्चुअल में करवा सकें एग्ज़ाम्स के दौरान, क्योंकि वही तो बताएगा कि बच्चे ने किस तरीके से, कितनी सही तरीके से वो चीज़ सीखी है जो हमने पूरे सालों से पढ़ाई है। तो रीइंफोर्स करवाना टीचर्स के लिए बड़ा चैलेंज है, और वो हमें अच्छे तरीके से करवाना भी चाहिए। रेमेडियल टीचिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी जो टीचिंग है वो कैसी होनी चाहिए, रेमेडियल होनी चाहिए। जहाँ पे बच्चा कमज़ोर है उसकी वो कमज़ोरी हमें हटानी है, इस तरीके की हमारी टीचिंग होनी चाहिए। हमारे पढ़ाने से बच्चे को उसकी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये थे हमारे प्रिंसिपल्स जो जनरल एंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स में डिवाइडेड थे। ऑलराइट, तो अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हम 3 कॉन्सेप्ट्स के डिफरेंस देखेंगे, जो कि है पेडागॉजी, एंड्रागॉजी एंड हॉटागॉजी। देखिए, पेडागॉजी से तो आप शायद परिचित होंगे, क्योंकि ये हम अक्सर सुनते रहते हैं ये शब्द, और जो हमारी नॉर्मल स्कूल टीचिंग जो होती है उसे हम पेडागॉजी में गिनते हैं। चलिए फिर इनका डिफरेंस हम देखते हैं। सबसे पहले तो पेडागॉजी, और ये टीचर सेंटर ट्रेनिंग है। जब जैसे हमने फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग में पढ़ा था, जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग था, एंड इवन अंडरस्टैंडिंग लेवल तक, जहाँ पे टीचर का मेन रोल होता है। ऑलराइट, एंड्रागॉजी में क्या होता है, आप थोड़े एडल्ट एज में आ जाते हैं, और यहाँ पे ये स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग में बदल जाता है, और यहाँ पे सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होती है, जहाँ स्टूडेंट अपने एजुकेशन के लिए अवेयर है, उसे पता है कि किस डायरेक्शन में उसकी एजुकेशन को उसे या लर्निंग को उसे ले जाना है। हॉटागॉजी आपके मास्टर्स के बाद की जो एज होती है उसमें आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब आप हायर स्टडीज़ करते हैं या पीएचडी परस्यू कर रहे हैं, तब आपकी लर्निंग कैसी होती है, सेल्फ डिटरमाइंड होती है, यानी कि आपने अपने आप डिटरमाइन किया है आपको क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। इतनी समझ आप में आ जाती है, तब उसे हॉटागॉजी कहते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले डिपेंडेंस देखते हैं। डिपेंडेंस किन के बीच में होती है और किस पे होती है। पेडागॉजी में लर्नर्स आर डिपेंडेंट ऑन द टीचर हु विल डिसाइड हाउ द लर्निंग प्रोसेस विल टेक प्लेस। तो यहाँ पे जैसे कि इसके हेडिंग में ही देख सकते हैं आप, टीचर सेंटर्ड है, इसीलिए यहाँ पे जो लर्नर्स है वो डिपेंडेंट है टीचर पे, उनके ही हाथ में कमान है कि लर्नर क्या पढ़ेंगे और क्या नहीं। एंड्रागॉजी में क्या होता है कि लर्नर्स इंडिपेंडेंट होते हैं एंड दे आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स, राइट, वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स होती हैं। दे स्ट्राइव फॉर ऑटोनॉमी इन देयर लर्निंग। अब उन्हें ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं पसंद आता किसी का उनकी लर्निंग प्रोसेस में, उन्हें बस एक डायरेक्शन चाहिए कि भाई कोई हमें सिर्फ थोड़ा सा गाइड कर दे, बाकी वो अपने आप चीज़ों को संभाल लेते हैं। तो यहाँ पे उन्हें अपने आप अपने हिसाब से पढ़ना पसंद आता है। हॉटागॉजी में क्या होता है, लर्नर्स आर इंटरडिपेंडेंट। देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंस समझना है। एंड्रागॉजी में जो लर्नर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी अपने आप ही पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पे लर्नर्स इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं एंड दे आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स। यानी क्या, आपस में ही जो कलीग्स होते हैं
उन पे ही आपस में लर्नर्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना पसंद करते हैं। सपोज़ एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, जैसे या तो आप पीएचडी के प्रोग्राम में आपने अपने आप को एनरोल किया है, तो वहाँ पे आप और अपने जैसे लर्नर्स से जुड़ते हैं और एक दूसरे की मदद से आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए लर्नर्स आर इंटरडिपेंडेंट, जबकि एंड्रागॉजी में जो लर्नर होते हैं वो इंडिपेंडेंट होना पसंद करते हैं। क्योंकि देखिए, वो एडल्ट जो टीनेज होती है आपकी, आपको ज़्यादा पसंद नहीं है कि कोई इंटरफेरेंस करे, आपको चीज़ें अपने हिसाब से करना बड़ा पसंद आता है, इसीलिए उसमें वो इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन हॉटागॉजी की एज तक पहुँचते पहुँचते लर्नर मैच्योर हो जाते हैं, आपस की अंडरस्टैंडिंग से वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, फोकस कैसा होता है? सब्जेक्ट सेंटर्ड बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम। जो फोकस होता है लर्नर का, वो बिल्कुल डायरेक्ट सब्जेक्ट पे होता है, क्योंकि उसे एक सब्जेक्ट का ही एम दिया जाता है कि उसे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ही अपनी नॉलेज को बढ़ाना है और उसी हिसाब से करिकुलम में पास होने की मंशा से वो पढ़ता है। एंड्रागॉजी में क्या होता है, जो लर्नर है वो गोल ड्रिवन होता है, उसके सामने एक गोल होता है जहाँ पे ही फोकसेस ऑन टास्क विच अलाउ फॉर क्रॉस डिसिप्लिनरी थिंकिंग एंड ऑटोनॉमी। अब जैसे हम ये एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसमें इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हमें अपनाना पड़ता है, क्योंकि आप इसमें टीचिंग भी पढ़ रहे हैं, इसमें आप रिसर्च भी पढ़ेंगे, इंडियन लॉजिक भी पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट भी पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमारा एक गोल सेट है कि हमें इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है और उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे। इसीलिए हमारी लर्निंग प्रोसेस में हमें क्रॉस डिसिप्लिनरी थिंकिंग भी चाहिए और उसकी ऑटोनॉमी भी चाहिए। हमें कोई ये नहीं कहे कि अरे ये टीचिंग से रिलेटेड तुम्हारी एग्ज़ाम में, तो कहाँ इनमें तुम एनवायरनमेंट और इन सब चक्करों में पढ़ रहे हो, राइट। तो हमें उस हिसाब से, क्योंकि हमारा सिलेबस एक प्रिस्क्राइब्ड है और हमारा गोल सेट है, इसीलिए हमें हमारी नॉलेज को भी उस हिसाब से एनहांस करना है। अब यहाँ पे हॉटागॉजी में क्या होता है, लर्नर्स इंक्वायरी ड्रिवन होते हैं। Learners take a long-term view seeking further complexity and uncertainty। यहाँ पे क्या है, एक स्टेज के बाद हमें ये लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए हमें यूज़फुल होना चाहिए, एक तरीके से हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, इस तरीके की हमारी जो लर्निंग प्रोसेस है वो होनी चाहिए। तो पीएचडी होल्डर्स जो होते हैं या पीएचडी में जो अपने आप को एनरोल कर चुके हैं, वो एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलते हैं। और आप खुद ही देखिए, पीएचडी करते करते कितना समय लग जाता है ना। तो उस टाइम पे हमारे दिमाग में यही होता है कि ये चीज़ हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी, एक परमानेंट जॉब हमें प्रोवाइड करेगी, और उसी तरीके से हम हमारी जो लर्निंग प्रोसेस है उसको कैरी आउट करते हैं। मोटिवेशन, पेडागॉजी में जो मोटिवेशन है वो एक्सट्रिंसिक होता है, यानी बाहर के सोर्सेज से हमें वो मोटिवेशन मिलता है। जैसे हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, टीचर्स हैं, वो हमें क्या करते हैं, एक सेंस ऑफ कंपटीशन क्रिएट करते हैं, है ना। स्कूल में होते हैं तब हमारे पेरेंट्स या टीचर्स हमें हमेशा कंपेयर करते हैं कि देखो उसको इतने मार्क्स आ गए, आप क्या कर रहे हो, आपको क्या पीछे रह जाना है, आपको आगे नहीं बढ़ना क्या, है ना। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर इनकलकेट की जाती हैं ताकि हम मोटिवेट हों पढ़ने के लिए। एंड्रागॉजी में इंट्रिंसिक मोटिवेशन आ जाता है। देखिए, आप पढ़ रहे हैं अभी, है ना, आपको ये एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो इसका मोटिवेशन कहीं ना कहीं आपके अंदर है। समझिए 70% तो मोटिवेशन या 70 to 80% मोटिवेशन आपके अंदर ही होता है, और थोड़ा बहुत जो कभी कभार ऑल डेज आर नॉट द सेम, राइट। किसी दिन हम एकदम हाई लेवल एनर्जी में होते हैं, कभी लो हो जाते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ पार्ट ऑफ मोटिवेशन रहता है वो इंट्रिंसिक होता है, हमारे अंदर ही आता है। हॉटागॉजी में क्या होता है, एक्सपीरियंसिंग फ्लो एंड नोइंग हाउ टू लर्न डेवलप अडेप्टिव कॉम्पिटेंसीज। यहाँ पे मोटिवेशन थोड़ा सा अलग हो जाता है हमारा। यहाँ पे हम मोटिवेटेड नहीं रहते, बल्कि हमारा ध्यान और हायर लेवल ऑफ गेनिंग पे रहता है, जहाँ की हम बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सके, नई नॉलेज को भी गेन कर सके, और साथ में ऐसी कॉम्पिटेंसीज अपने अंदर डेवलप कर सके जिससे कि हम हर टाइप के एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर लें। इसका मतलब क्या हुआ कि आप सिर्फ एक डोमेन तक अपने आप को लिमिटेड नहीं रखते, ठीक है, आप और दूसरी चीज़ों को भी ट्राई करना चाहते हैं। जैसे कि किसी ने चलिए एमकॉम कर लिया, एमबीए कर लिया, फिर किसी को लगा यार चलो लॉ की भी पढ़ाई करनी चाहिए हमें, एक वो भी एक ऐसी फील्ड है जहाँ हमें नॉलेज गेन करना चाहिए। तो इसीलिए वो जो इंसान है वो लॉ की भी प्रिपरेशन करने लगा,
है ना। तो वो यहाँ पे क्या कर रहा है, अपने आप की जो कॉम्पिटेंसीज़ है उनको डेवलप कर रहा है ताकि वो दूसरी फील्ड्स में भी अपने आप को ट्राई कर सके। रोल ऑफ टीचर कैसा होता है, पेडागॉजी में वो प्रोसेस डिज़ाइनर होता है, नॉलेज होल्डर एंड डायरेक्टर। हर चीज़ जो लर्नर सीखता है वो टीचर के ही अकॉर्डिंग लर्न करता है। एंड्रोगॉजी में उनका रोल इनेबलर, कोलैबोरेटर और फैसिलिटेटर में बदल जाता है, क्योंकि अब उनका रोल कम हो जाता है और उनको एक गाइडेंस के रूप में लर्नर के साथ रहना होता है। हॉटागॉजी में क्या होता है, कोच कैपेसिटी बिल्डर। यहाँ पे सिर्फ एक पुश की ज़रूरत होती है जो कोई ना कोई टीचर हमें प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लर्नर है वो बहुत मैच्योर हो चुका है, राइट। उसे पता है कौन सी चीज़ करनी है नहीं करनी है, सिर्फ थोड़ी बहुत एक माइनर गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। लर्निंग मोड क्या हो सकता है, पेडागॉजी में रोट लर्निंग होता है, रट्टा मारते हैं, ठीक है, भले चीज़ें समझ ना आए लेकिन उन्हें हम रट ज़रूर लेते हैं। एंड्रोगॉजी में सिंगल लूप लर्निंग होती है और हॉटागॉजी में डबल लूप लर्निंग होती है। अब ये देखिए क्या होता है सिंगल एंड डबल लूप लर्निंग, ये इस स्लाइड के बाद मैं आपको बताऊंगी क्या होता है। अभी हम लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं, रेडीनेस टू लर्न, मतलब कितना तैयार है लर्नर यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो पेडागॉजी में द लर्नर लर्न्स व्हाट सोसाइटी एक्सपेक्ट्स, ठीक है ना। यहाँ पे उसे नहीं पता सही गलत क्या होता है, लेकिन उसे इतना ज़रूर पता है कि हाँ मम्मा पापा बोल रहे हैं, टीचर्स बोल रहे हैं, रिलेटिव्स बोल रहे हैं कि आपको ये चीज़ आनी चाहिए, तो वो चीज़ पढ़ लेता है। जो सोसाइटी के हिसाब से जो चीज़ें ज़रूरी है उतनी वो सीख लेता है। एंड्रोगॉजी में क्या होता है, दे लर्न व्हाट दे नीड टू नो। अब उन्हें ये समझ आ जाती है कि उनके लिए क्या लर्न करना ज़रूरी है और जो उनकी लाइफ में भी अप्लाई हो सकता है, तो वो उसी अनुसार लर्न करना पसंद करते हैं। हॉटागॉजी में रीडिफाइन देयर लर्निंग नीड्स एज दे लर्न। अब क्या होता है, उनकी कुछ ऐसी मान्यताएं होंगी जो उन्होंने अब तक सीख रखी होंगी, फिर उन्हें एक स्टेज ऑफ लाइफ पे ये महसूस होता है कि हमें हमारी लर्निंग को दोबारा से डिज़ाइन करना चाहिए, रीअफर्म करना चाहिए, ठीक है। तो वो दोबारा से चीज़ों को नए तरीके से सीखते हैं ताकि वो उनकी ज़रूरतें पूरी कर सके। और क्या होता है यहाँ पे, दीज प्रोग्राम्स आर डिज़ाइन बाय दी स्टूडेंट। वो खुद अपनी जो लर्निंग है, लर्निंग के प्रोग्राम को खुद रीडिज़ाइन करता है कि मुझे इस तरीके से अब चीज़ों को समझना है। ऑलराइट, चलिए अब हम देखते हैं सिंगल लूप एंड डबल लूप लर्निंग। देखिए सिंगल एंड डबल लूप लर्निंग, सबसे पहले तो ये प्रोसेस है, राइट, तीन चीज़ों की प्रोसेस है। सबसे पहले क्या होते हैं, ये गवर्निंग वेरिएबल्स, जिनमें हमारी कोई प्री डिटरमाइंड एक इच्छा होती है, उसको हम पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे गोल्स हो सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हो सकता है और वैल्यूज़, ये हमारे अंदर ऑलरेडी होता है, राइट। इन वेरिएबल्स के बेसिस पर ही हम आगे न्यू लर्निंग करते हैं। तो वाई वी डू व्हाट वी डू, जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ये हमारे अंदर ऑलरेडी क्लियर होता है। दूसरा स्टेप आता है व्हाट वी डू, हम क्या कर रहे हैं, मतलब हमें जो एम हमारा फुलफ़िल करना है उसके लिए हम कौन सी एक्शन, स्ट्रैटेजीज़ और टेक्निक्स को अपना रहे हैं। और लास्ट में आता है रिजल्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस, या हमने उससे क्या हासिल किया, ठीक है। तो सिंगल लूप कब होगा, जब हम हमारे एक्शन और स्ट्रैटेजीज़ तक पहुंच गए, हमारा रिज़ल्ट भी आ गया, ठीक है। हमें नेट की एग्ज़ाम देनी है, हमने पढ़ाई की, किसी एक सोर्स से पढ़ाई की, उसका रिज़ल्ट भी आ गया, लेकिन वो हमारी इच्छा अनुसार नहीं आया, हो सकता है 1-2 मार्क्स का डिफरेंस रह गया। अब हमने क्या किया, हम इस स्टेज पे आ गए, ठीक है, हम इस स्टेज पे आ गए और यहाँ पे हमने क्या देखा, मोस्ट कॉमन एंड इट इंक्लूड्स इम्प्रूविंग द सिस्टम एज इट एग्जिस्ट्स। मतलब क्या, हमने खाली देख लिया कि चलो यार ये एक्शन मतलब ये मेरी जो स्ट्रैटेजी थी ये इतनी अच्छी नहीं थी, दोबारा रिवाइज करके दोबारा दे देंगे। आपने क्या किया, खाली ऊपर ऊपर से आपने एक एनालाइज कर लिया कि अच्छा मेरे से ये कमी रह गई, मैंने प्रीवियस ये क्वेश्चंस अच्छे से नहीं किए, तो इसीलिए मेरे एग्ज़ाम में जो मार्क्स हैं वो कम आए। आप सिर्फ एक स्टेज पीछे जाके आपने देखा कि मुझ में क्या कमी रह गई थी। वो सोर्स में भी हो सकती है, वो आपकी खुद की प्रिपरेशन में भी हो सकती है, या एग्ज़ाम के दिन आप उस मेंटल स्टेट में नहीं थे, ये भी हो सकता है, ठीक है। सो व्हेन यू गो ओनली वन स्टेप बैक एंड यू लुक फॉर द सॉल्यूशन, तब हम कहते हैं सिंगल लूप लर्निंग, ठीक है। अब देखते हैं डबल लूप कब होता है।
डबल लूप तब होगा जब आप राइट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज पे जाके अपने आप को एनालाइज करेंगे, तब वो डबल लूप होगा। ऑलराइट, देखिए डबल लूप लर्निंग में क्या होता है, इट री इवैल्यूएट्स एंड रीफ्रेम्स गोल्स, questions the values, beliefs and assumptions behind what we do. Thus, it does more than just fixing the problems. अगर मैं ये अपने आप पे क्वेश्चन करूँ कि अरे यार मुझे नेट की एग्ज़ाम देनी है, लेकिन क्या सही में मुझे ये देनी है, मेरी इच्छा है, या ओनली बिकॉज़ मैं एक जॉब की तलाश में हूँ और मुझे कोई ना कोई जॉब तो करनी है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो भाई ये एग्ज़ाम दे देते हैं। अगर मैं मेरे गोल्स को ही क्वेश्चन कर रही हूँ, तब आप उसे क्या कहेंगे, डबल लूप लर्निंग कहेंगे। अक्सर क्या होता है ना, हम सिर्फ इसी में रह जाते हैं, यार चलो इस बार नहीं हुआ, हाँ चलो थोड़ा और रिवाइज़ कर लेंगे, दूसरी बार भी नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, इस बार टाइम कम रह गया इसलिए मेरा पेपर पूरा नहीं हुआ, है ना, लेंथी पेपर था तो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। तीसरी बार भी आपका नहीं हुआ, तो तब भी आपने अपने जो रूट कॉज है आप वहाँ तक नहीं गए, आप सिर्फ एक स्टेप पीछे जाकर देख रहे हैं कि अच्छा ये हो गया होगा। आपने उस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुँचने की कोशिश ही नहीं की। ठीक है, तो जब आप उस जड़ तक जाते हैं तब वो हो जाता है डबल लूप लर्निंग, और जब आप सिर्फ एक स्टेप पीछे जाके उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं तो वो होता है सिंगल लूप लर्निंग। इसीलिए आपका जो सिंगल लूप लर्निंग होता है वो एंड्रेगॉजी में होता है और डबल लूप लर्निंग हॉटोगॉजी में होता है, क्योंकि आप तब तक मैच्योर हो चुके हैं और आप ये बिल्कुल समझ सकते हैं कि जिस एग्ज़ाम के लिए मैं जा रहा हूँ आगे, क्या वो एग्ज़ाम सच में मैं करना चाहता हूँ, क्या मैं उसको क्रैक करना चाहता हूँ, मेरे लिए क्या वो इतनी ज़रूरी है एग्ज़ाम। तब आप अपने एम को ही क्वेश्चन करते हैं। और एंड्रोगॉजी में क्योंकि आप उस स्टेज तक नहीं पहुँचे हैं, आप एक एडल्ट हैं, क्योंकि सारे लोग जो है आपके आसपास ये एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप भी देने लग गए, इसीलिए आप अपने एम को आपने क्वेश्चन नहीं किया कभी। ठीक है, तो ये हुआ आपका सिंगल एंड डबल लूप लर्निंग। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, जहाँ पे हमने मैक्सिम्स को पढ़ा, हमने प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग को पढ़ा और हमने पेडागॉजी, एंड्रोगॉजी एंड हॉटोगॉजी के डिफरेंस को भी देखा। आई होप आप सबको ये पसंद आया होगा डिस्कशन। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिएगा। और कोई भी डाउट हो, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आया हो या कोई सजेशंस देना चाहते हैं आप, तो प्लीज़ ज़रूर से आप कमेंट करिएगा। टिल देन, टेक केयर, study hard, do well, and I will see you in the next discussion. Thank you.